राखी रसोई में खाना बना ही रही थी कि तभी उसकी छोटी बहन रिमझिम आ जाती है। राखी से ज्यादा रिमझिम का स्वभाव मेलजोल और प्यार वाला था, इसलिए राखी की सास रिमझिम को बहुत पसंद करती थी और उसके आते ही उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती थी। नमस्ते आंटी जी, आप कहोगे आज फिर आ गई। सासू माँ की दवाई लानी थी, सोचा रास्ते में राखी दीदी और आपसे मिलती हुई चली जाऊं। तो अच्छा किया ना बिटिया, तुमसे तो वैसे ही मिलकर बहुत अच्छा लगता है। तुम आती हो तो मानो ऐसा लगता है घर में कोई रौनक आ गई। ये बोतल में क्या है बिटिया? ये आंटी जी नया शैम्पू है, मेडिकल वाला बोल रहा था मार्केट में नया आया है, इससे बाल और भी ज्यादा घने और लंबे हो जाते हैं। अरे बिटिया, तुम्हारे तो वैसे ही इतने सुंदर लंबे घने काले बाल हैं, तुम्हें तो किसी शैम्पू की जरूरत ही नहीं है। वैसे ही तुम इतनी सुंदर बालों वाली हो, पर बदकिस्मत तो हमारी बहू राखी है। तुम्हारी बहन राखी ने ऐसा शादी के समय पर क्या लगाया था कि ये पूरी गंजी हो गई और आज तक बाल नहीं आए। वो तो हमारी इंसानियत है जो हमने शादी के लिए उस समय मना नहीं किया। कोई और होता तो गंजी बहू से कभी भी शादी ना करता। अब क्या है, कहीं जाना है तो विग लगाती है। अब देखो गर्मियों के दिनों में तो विग भी नहीं लगा पाती, घर में तो ऐसे ही गंजा सिर लेकर घूमती रहती है। राखी अपनी सास की बातें सुन रही थी। वो गुस्से में बाहर आई। माँ जी, आपको तो हर किसी के सामने मेरी इंसल्ट करने की आदत है। बोल तो दिया गलती हो गई थी, नहीं पता था कि शैम्पू मिलावट वाला है, नहीं तो मैं कभी नहीं लगाती। मेरे बाल हल्के थे इसलिए मैंने वो शैम्पू इस्तेमाल किया था ताकि शादी के समय सुंदर लगूं, पर वो शैम्पू मेरी स्किन को और नुकसान पहुंचा गया और मैं गंजी हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। जब देखो किसी के भी सामने आप मेरा गंजी गंजी कहकर अपमान करती रहती हो। राखी दीदी, मैं किसी में नहीं आती हूँ, मैं आपकी अपनी बहन हूँ। रिमझिम, तुम भी कम नहीं हो, तुम भी जानबूझकर यहाँ आती हो ताकि मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो सके। तुम आती हो, माँ जी तुम्हारे लंबे बाल देखती हैं और मुझे सुनाने लगती हैं। राखी बहू, अपनी छोटी बहन से कैसे बातें कर रही हो? क्या तुम ज्यादा नहीं बोल रही हो? और आप जो मेरी इतनी बेइज्जती कर रही थी, क्या वो ज्यादा नहीं था? दीदी, अगर आपको मेरे यहाँ आने से तकलीफ होती है तो मैं आज के बाद आपके घर नहीं आऊंगी। चलती हूँ आंटी जी, नमस्ते। रिमझिम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उसी समय वहां से चली जाती है। अगले कुछ दिनों तक रिमझिम राखी के घर नहीं आती। कुछ दिनों बाद रिमझिम के घर सत्यनारायण की पूजा थी। रिमझिम ने राखी और उसके ससुराल वालों को भी पूजा में बुलावा दिया। नमस्ते दीदी, कैसे हो? नमस्ते आंटी जी, कैसी हो रिमझिम? तुमने तो आना ही बंद कर दिया। मैंने उस दिन तुम्हें गुस्से में भला क्या कुछ कह दिया, तुमने तो मुंह ही मोड़ लिया। हाँ बिटिया, बहनों में तो तू मैं होती ही रहती है, ऐसे मुंह थोड़ी मोड़ लेते हैं। अच्छा हुआ तुम आई, और कैसी हो? मैं ठीक हूँ। वो घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रख रही थी, कल सुबह आप सबको मेरे घर आना है। अरे हम जरूर आएंगे, इसी बहाने सत्यनारायण भगवान की पूजा में बैठकर हमें भी पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। और फिर कुछ देर बाद रिमझिम चली जाती है। अगले दिन राखी अपनी सास के साथ रिमझिम के घर सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए पहुंचती है। वहां पर आए हुए मेहमान राखी का मजाक बनाने लगते हैं। देखो तो, एक बहन के इतने सुंदर बाल हैं और एक बहन बिल्कुल गंजी है। पता नहीं इसकी शादी कैसे हुई, कितनी बुरी लग रही है गंजी बहन। हाँ देखो तो गंजी बहू। रिमझिम का ध्यान पूजा में था, उसने औरतों की बातों पर ध्यान नहीं दिया, पर राखी पूरी तरह गुस्से में थी। उसने किसी से बात नहीं की और घर आकर चुपचाप अपने कमरे में चली गई। ये रिमझिम अपने आप को समझती क्या है? मेरी छोटी बहन है, हर कोई उसी की तारीफ करता है। हाँ माँ बोलो, अब तुम क्यों फोन मिला रही हो? अरे राखी बिटिया, क्या बात है? रिमझिम कह रही थी तू बिना कुछ कहे ही आ गई। मैंने सोचा बहुत दिनों बाद तुझे मिली थी, थोड़ी देर तेरे पास बैठती। माँ तुम अपनी लंबे बालों वाली बेटी के पास बैठो ना, मुझ गंजी बेटी के पास क्यों बैठना है? मेरा मन नहीं अभी बात करने का, मैं फोन रख रही हूँ। राखी गुस्से में अपनी माँ का फोन पटक देती है। मैं रिमझिम के लंबे बाल हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। भले ही वो मेरी सगी छोटी बहन है, पर मैं उसे खुश नहीं देख सकती। मैं आज ही गंजे होने की दवाई लेकर आऊंगी और रिमझिम के बालों में छिड़क दूंगी। कहते हैं ईर्ष्या इंसान की मति फेर देती है, फिर चाहे कोई अपना ही क्यों ना हो, इंसान बदले की भावना में कुछ भी गलत करने को तैयार हो जाता है। और ऐसा ही राखी ने किया। राखी ने बाजार से एक ऐसी दवाई खरीदी जिसे लगाने के बाद सिर के सारे बाल उड़ जाएंगे। राखी बहाने से अपनी बहन रिमझिम के घर गई ताकि वो उसके बालों में दवाई छिड़क सके, जिससे रिमझिम गंजी हो जाए। पर राखी की आंखें खुल गईं जब वो रिमझिम के घर पहुंची। अरे राखी दीदी, आप? अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आपको ही फोन करने वाली थी, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम था। ये है डॉक्टर रितु, ये एक बहुत बड़ी सर्जन है जो हेयर ट्रांसप्लांट करती हैं। डॉक्टर, ये मेरी बहन राखी, जिनके बारे में मैंने आपसे बात की थी। डॉक्टर राखी से बात करती है।
राखी कुछ देर तक डॉक्टर को सुनती रही। उसने सारी बातों को समझा। आप सच कह रहे हो डॉक्टर? मेरे सिर पर बाल फिर से आ जाएंगे? मेरा गंजापन दूर हो जाएगा? हाँ हाँ बिल्कुल, आप चिंता मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों का गंजापन दूर किया है, उनका हेयर ट्रांसप्लांट किया है। मैं आपके गंजेपन को दूर करने की पूरी कोशिश करूंगी। राखी को अपने ऊपर बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। कहाँ वो अपनी सगी बहन को गंजा करने के बारे में सोच रही थी, उसके सुंदर बाल हटाने के लिए सोच रही थी, और वही छोटी बहन अपनी बड़ी बहन के बारे में भला सोच रही थी। कुछ दिनों बाद राखी के हेयर ट्रांसप्लांट का कोर्स पूरा हो जाता है और उसके सिर पर बाल आ जाते हैं। उसका सारा गंजापन दूर हो जाता है। राखी के बाल देखकर सब बहुत खुश होते हैं। अब उसके भी बाल रिमझिम के बालों की तरह लंबे और घने हो गए थे और राखी के दिल से अपनी बहन के लिए सारी नफरत भी चली गई थी। गौरी के बाल घने, लंबे और बहुत सुंदर थे। उसके बालों को देखकर हर कोई उसकी तारीफ जरूर करता था, पर शादी के बाद गौरी के लंबे बाल घूंघट में छुप जाएंगे, ये उसने कभी नहीं सोचा था। गौरी की सास यशोदा देवी बहुत ही पुराने ख्यालों की थी। उनके घर में घूंघट करना बहुत जरूरी था। देखो बहू, हमारे घर में घूंघट बहुत जरूरी है। तुम्हारे घूंघट का तुम्हें खुद ध्यान रखना है, सिर से बिल्कुल भी नहीं सरकना चाहिए। बड़ी बहू भी हमेशा घूंघट में ही रहती है। अब सास की बात को भला गौरी कैसे टाल सकती थी? वो इस घर में नई थी। उसने घूंघट में ही हाँ में सिर हिला दिया। यशोदा देवी कमरे से चली गई। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है गौरी। मैंने सुना था तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, जमीन छूते हैं, पर अब इन लंबे बालों का कोई फायदा नहीं। तुम्हें तो इनका जूड़ा बनाकर अपने लंबे बालों को घूंघट में ही रखना है। माफ करना, मुझे हंसी आ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। तभी गौरी का पति सूरज आ जाता है। आप तो मुझे झूठ ही कहते थे कि आपको मेरे लंबे बाल सुंदर लगते हैं। अब देखो ना, मेरे ये लंबे बाल तो घूंघट में ही रहते हैं। आप तो बेकार ही तारीफ करते रहे। मेरे बाल तो अब हमेशा घूंघट में ही रहेंगे। तुम खुश नहीं हो ना गौरी मुझसे शादी के बाद? सूरज थोड़ी उदासी के साथ ये बात कहता है। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस इस घूंघट की वजह से, वो मेरे लिए ये सब नया है ना, इसलिए थोड़ी परेशान हो रही हूँ। मेरी वजह से आप अपना मन खराब मत करो। मैं इस शादी से बहुत खुश हूँ। उस समय गौरी ने बात को संभाल लिया ताकि सूरज को किसी बात का बुरा न लगे, पर यह सच था कि गौरी हर समय बालों को बांधकर घूंघट करने में बहुत तंग आती थी। जरा सा भी गौरी का घूंघट सिर से हटने लगता तो उसकी सास उसे टोक देती। गौरी बहू, मंदिर जाने के लिए सब तैयार हो गए हैं, एक तुम हो कि इतनी देर लगा रही हो। गीले गीले बालों में जूड़ा बांधना पड़ता है। माँ जी आवाज लगा रही है, क्या करूं? माँ जी, वो आज गौरी ने सिर धोया था, बाल सुखा रही है। मुझे लगता है उसे तभी देर हो गई। अब इतने लंबे बालों को समेटना भी तो कितना मुश्किल है, वही समेट रही होगी। बस आज सिर धोना जरूरी था। जब पता है कितने लंबे बाल हैं तो सिर को एक दिन पहले धो लेती। पता नहीं आजकल की बहुएं बड़ों की बातें कब मानेंगी। अब जाओ और बोलो ढंग से घूंघट करके आएगी। मंदिर में बहुत से लोग होते हैं। गौरी जल्दी जल्दी गीले बालों को बांधकर जूड़ा लपेट लेती है और सिर पर पल्ला कर लेती है। अक्सर ही गौरी को ऐसी परेशानियों को झेलना पड़ता था। एक दिन सब औरतें एक संगीत समारोह में इकट्ठी हुई, जिसमें यशोदा देवी और दोनों बहुएं भी गईं। गौरी बहू, ध्यान दो, पैर छूने में तुम्हारा घूंघट सिर पर रहना चाहिए। संगीत समारोह में जरा सा भी हटा तो सबके बीच में बात बनेगी। देखो बड़ी बहू ने कितनी चिमटी लगाई है, उसका घूंघट जरा सा भी नहीं खिसक सकता। ये क्या, तुम एक ही पिन लगाकर आ गई हो? जरा सी देर में तुम्हारा घूंघट हट जाएगा और जूड़ा खुल जाएगा। अरे यशोदा बहन, आओ आओ, आज तो नई बहू भी आई है, सुंदर लग रही हो बहू। गौरी बहू, इनके पैर छू लो, इन्हीं की पोती की शादी है। हमने तो सुना था छोटी बहू के बाल बहुत लंबे हैं, पर घूंघट में तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अरे मैंने ही कहा है बहू से, वो क्या है ना, घूंघट में बालों को नजर नहीं लगता। ठीक ही है, बहुओं को घूंघट में रहना चाहिए। सब औरतें गाने बजाने में लग जाती हैं। कभी बच्चों के साथ खेलते हुए एक बच्चा, जो उसी फंक्शन में आई एक महिला का था, वहीं पास में बने कुएं में गिरने लगता है। मम्मी, मोहित कुएं में गिर गया। उसने कुएं में ईंट को पकड़ा हुआ है, वो पानी में गिर जाएगा। क्या? मेरा बच्चा, मेरा मोहित कुएं में गिर गया। मोहित, मोहित! सब औरतें चिल्लाने लगी। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी गौरी दौड़ती हुई कुएं के पास जाती है। उसके पास अब एक ही रास्ता था। वो जल्दी से अपना घूंघट हटाकर अपना जूड़ा खोलती है
और अपने बालों को कुएं में गिरा देती है। मोहित बेटा, मेरे बालों को कस कर पकड़ लो, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगी। मजबूती से पकड़े रहना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। गौरी के बालों में भयानक दर्द हो रहा था, फिर भी उसने कोशिश से मोहित को कुएं से बाहर खींच ही लिया। सब औरतें गौरी को देख रही थी। गौरी के बहुत सारे बाल टूट चुके थे, पर मोहित ठीक था, इस बात से गौरी को तसल्ली थी। गौरी बहू, आज तुम्हारे लंबे बालों की वजह से मेरे बच्चे की जान बच गई, वरना हम सब तो कुछ नहीं कर पाते। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया गौरी, तुम बहुत साहसी हो। अरे तुम्हारे तो बहुत सारे बाल टूट गए, दर्द भी हो रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं थोड़ा गरम तेल लगा लूंगी तो ठीक हो जाएंगे। और फिर बालों का क्या है, टूट गए तो कोई बात नहीं है, दोबारा आ जाएंगे। क्षमा करना माँ जी, वो मोहित को बचाना बहुत जरूरी था, इसीलिए मैंने घूंघट। रहने दो बहू, घूंघट करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारे बाल ऐसे ही अच्छे लगते हैं। अब से तुम घूंघट नहीं करोगी, अपने बालों की चोटी बनाओगी। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ, तुम्हारे बाल बहुत सुंदर हैं, इन्हें तुम ऐसे ही खुला छोड़ो। आंटी के बाल तो बिल्कुल रस्सी जैसे हैं, मैं इन्हें पकड़कर ऊपर आ गया, नहीं तो मैं कुएं में गिर जाता। मम्मी, मेरा बच्चा। सब औरतें गौरी की बहुत तारीफ करती हैं। उस दिन के बाद गौरी ने बालों को घूंघट में छुपाना बंद कर दिया। वो अपने बालों की सुंदर चोटी भी बनाती और उन्हें खुला भी छोड़ती। अब उसे लंबे बालों के लिए कोई रोक टोक नहीं थी। यशोदा ने अपनी दोनों बहुओं को घूंघट के लिए मना कर दिया। सच तो यही है कि इज्जत और सम्मान व्यक्ति के व्यवहार और बातों में होना चाहिए। व्यक्ति का व्यवहार ही उसके चरित्र को महान बनाता है। जड़ी बूटी ले लो, बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी, सिर्फ 5 रुपए में। बाल बढ़ाने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में? जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। तभी सुधा जड़ी बूटी पीसकर तेल निकालकर और उसे अपने सर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा ये विश्वास नहीं कर पा रही थी। कहते हैं लड़कियां लंबे बालों में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन सुधा के बाल बचपन से ही छोटे थे, उसके बाल बढ़ते ही नहीं थे। ऊपर से वो सांवली भी थी और दूसरी ओर उसकी बहन राधा के लंबे और घने बाल थे और राधा गोरी भी थी। इसीलिए राधा बचपन में हमेशा सुधा को चिढ़ाती थी, तू तो मेरी सगी बहन नहीं है, तुझे तो माँ और पापा रास्ते से उठाकर लाए थे, नहीं तो तू इतनी बदसूरत कैसे है। ये सुनकर सुधा हमेशा रोती थी। माँ पापा देखो ना राधा क्या बोल रही है, माँ पापा देखो ना। राधा और सुधा की माँ शमिता कहती थी, रो क्यों रही है सुधा, राधा ने कुछ गलत तो नहीं कहा, तू बदसूरत है, तेरे सर पर बाल भी नहीं है, मुझे ऐसी बेटी नहीं चाहिए थी। सुधा का पिता भी उससे प्यार नहीं करता था। सुधा को हमेशा हर किसी से नफरत ही मिलती थी। ऐसे ही बड़ी हुई सुधा। हर रोज वो रात को रोती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी, हे भगवान कुछ चमत्कार करवा दीजिए, मेरे पैर तक लंबे बाल उगा दीजिए, प्लीज भगवान प्लीज। और इसी तरह सुधा और राधा दोनों जवान हो गई। आज सुधा को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले हैं। सुधा आईने के सामने बैठकर तैयार हो रही है। उसके सर पर अभी भी ज्यादा बाल नहीं है। वो आईने में अपने आप को देख ही रही थी कि तभी उसकी माँ आ गई और ताने मारना शुरू कर दिया, यहाँ ऐसे बैठे रहने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी करो, नहीं तो ये लड़का भी हाथ से चला जाएगा। वहां राधा आ गई और बोली, माँ मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप मुझसे पहले इस भूतनी की शादी क्यों करवाना चाहती हो। राधा बेटी, इस भूतनी को तो पहले विदा करना पड़ेगा, नहीं तो बाद में कौन इससे शादी करेगा। एक बार बस ये सर से उतर जाए, उसके बाद मैं तेरे लिए बहुत अमीर और अच्छा लड़का ढूंढ कर लाऊंगी। माँ, आप सुधा को 1000 काम थमा दिए। रसोई जाओ और सारे बर्तन मांजो, उसके बाद खाना बनाओ और उसके बाद पूरा घर साफ करो। मत भूलना कि तुम्हें इस घर की बहू सिर्फ और सिर्फ काम करवाने के लिए ही बनाया गया है। ठीक है माँ जी, नहीं भूलूंगी। सुधा बिना थके काम करने लगी। उसकी सास और उसका पति उसके छोटे छोटे बालों को लेकर मजाक उड़ाने लगे। तुम्हारे बाल तो मुझसे भी छोटे हैं सुधा। ये तो पूरी नौकरानी लग रही है। हाँ हाँ, मुफ्त की नौकरी। अविनाश मजाक उड़ाता ही गया और एक दिन उसके साथ राधा की मुलाकात हो गई। राधा को अपने लंबे बालों को लेकर बहुत अहंकार था। वो सुंदर भी थी। अविनाश को उससे प्यार हो गया और राधा भी अविनाश को पसंद करने शादी कर ली। चुप रह, समझी ना, अविनाश तो तुझसे प्यार भी नहीं करता है,
वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है। हाँ हाँ, ऐसे बिना बाल की औरत से कौन प्यार करेगा? मुझे तो लंबे बालों वाली लड़कियां पसंद है। सुधा बस अकेली चुपने वाली जड़ी बूटी सिर्फ 5 रुपए में, जरा देखो तो। सुधा को अपने बाल बढ़ाने थे, उसके लिए अब वो कुछ भी कर सकती थी। उसने बूढ़े आदमी से जड़ी बूटी खरीद ली। उस आदमी ने कहा, इस जड़ी बूटी को जोर जोर से पीसना, पीसने से तेल निकलेगा। उस तेल को सोने से पहले अपने बालों पे लगाना। जड़ी बूटी लेकर सुधा घर चली गई। रात को सभी सो गए और तभी सुधा ने जड़ी बूटी पीसकर तेल निकाला और उसे अपने सिर पर लगाकर सो गई। और अगले दिन सुबह नींद से उठने के बाद उसने देखा उसके सर पर जितने भी बाल थे वो सब झड़ गए हैं। सुधा को जोर से रोना आ गया। ये क्या हो गया? मेरे सारे बाल झड़ गए, अब मैं क्या करूं? सुधा जोर जोर से रोने लगी और उसे इस हालत में अविनाश, विमला और राधा ने देख लिया। ये क्या, तू पूरी तरह से गंजी हो गई? छी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ तुम्हारी तरफ, मुझे उल्टी आ रही है। सुधा, तुम निकलो यहाँ से, यहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर में रहोगी तो इस घर का नाम बदनाम होगा। सभी ने मिलकर सुधा को घर से निकाल दिया। सुधा रोती हुई एक जंगल में चली गई। जंगल में वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। उसी पेड़ पर एक पंछी रहती थी। उसने सुधा को रोते हुए देखकर कहा, तुम रो क्यों रही हो? सुधा ने उस पंछी को सब कुछ बताया। रो मत, ज्यादातर इंसान बुरे होते हैं, इसीलिए तो हम जंगल में रहते हैं। इस जंगल में सब कुछ है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है यहाँ। एक फल है, उसका रस निकालकर सर पर लगाने से बाल बड़े हो सकते हैं। सच? कहाँ मिलेगा मुझे वो फल? मैं लाती हूँ। उस पंछी ने कुछ ही देर में सुधा को फल ला कर दिया। उस फल का रस निकालकर सुधा ने सर पर लगाया और उसके बाल उगने लगे। उसके बाल सर से पैर तक आ गए, काले लंबे घने बाल, ठीक जैसा सुधा चाहती थी। सुधा ने पंछी से कहा, अच्छी पंछी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस फल का रस लड़कियों को बेचना चाहती हूँ, उन लड़कियों को जिनके बाल नहीं उगते, ताकि उन्हें भी मेरी तरह परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुधा जंगल से निकलकर फल का रस बेचने लगी और एक दिन उसे अविनाश और राधा ने देख लिया। तुम सुधा हो ना? हाँ, क्यों? अरे वाह, तुम्हारे इतने लंबे बाल कैसे हो गए? इस फल का रस निकालकर सर पर लगाने से। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मेरे साथ घर आना चाहोगी? ये सब देख और सुनकर राधा को जलन हो रही थी। उसने फल का रस लिया और पूरी बोतल अपने सर पर डाल ली, लेकिन उससे असर उल्टा हो गया। उसके सारे बाल झड़ गए और वो गंजी हो गई। ये क्या हुआ मेरे साथ? मैं गंजी हो गई। बहुत अच्छा हुआ, यही लालच का नतीजा है। बचपन से आज तक तूने मुझे चैन से जीने नहीं दिया, अब देख कैसा लगता है। और हाँ विनाश, मैं फालतू लोगों के साथ नहीं रहना चाहती, तुम रहो अपनी पत्नी के साथ। राधा का अहंकार बहुत अमीर बन गई। चारों तरफ उसके बाल के चर्चे होने लगे और वो खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगी। एक समय की बात है, किसी गांव में दीनू नाम का आदमी अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रहता था। दीनू गांव के सेठ किशोरी लाल के पास नौकरी करता था। किशोरी लाल के पास बहुत सी पालतू बकरियां थी, जिनमें से एक बकरी गर्भवती थी। बकरी ने जिन बच्चों को जन्म दिया, उनमें से एक बच्चा बहुत ही कमजोर पैदा हुआ। वो अक्सर बीमार रहता था। एक दिन सेठ गुस्से में बोला, अरे दीनू, एक काम कर, इस बकरी के बच्चे को तू कहीं दूर जंगल में छोड़ा। हर समय इसकी वजह से और भी बकरियां बीमार होने लगी हैं। हमें बीमार को नहीं रखना। ठीक है मालिक, मैं कल सुबह ही इसे जंगल छोड़ाऊंगा। अगले दिन दीनू बकरी के छोटे से बच्चे को जंगल में छोड़ने के लिए चला जाता है। वो जैसे ही बकरी के बच्चे को छोड़ने लगता है, बच्चा मैं करने लगता है, मानो वो दीनू से कुछ कह रहा हो। कितना मासूम और प्यारा बच्चा है। अगर मैं इसको यहाँ जंगल में छोड़ गया तो जंगली जानवर इसको मार कर खा जाएंगे। पता नहीं, मन नहीं कर रहा इसे कि इसे यहाँ छोड़ कर जाऊं। दीनू बकरी के बच्चे को उठा लेता है और अपनी गोद में लेकर प्यार करने लगता है। बकरी का बच्चा भी दीनू को ऐसे लिपट जाता है मानो उसे कितना प्यार मिल रहा हो। दीनू उसे अपने साथ घर ले आता है। सुनो जी, हम लोग तो वैसे ही इतने गरीब हैं, 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी भी बहुत मुश्किल से खा पाते हैं। हम इसका इलाज और देखभाल कैसे करेंगे? शांति, तुम नहीं जानती, जब मैं इसे जंगल में छोड़ रहा था, पता नहीं मेरा मन दर्द से भर आया और इसे जंगली जानवरों के बीच जंगल में छोड़ने का मन नहीं हुआ, इसलिए मैं इसे अपने साथ ले आया। अब जब ले ही आया हूँ तो इसको पालने का इंतजाम भी हो जाएगा। तुम और मैं मिलकर इसकी पूरी देखभाल करेंगे और मुझे यकीन है कि ये कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाएगी। सच में ऐसा ही हुआ। दीनू और उसकी पत्नी शांति मिलकर बकरी के उस बच्चे की खूब देखभाल करते थे। धीरे धीरे उनके देखभाल की वजह से कुछ ही महीनों में वो बकरी बिल्कुल ठीक हो गई और बड़ी हो गई।
बकरी ने अब दूध देना भी शुरू कर दिया था। सुनो, देखो हमारी बकरी कितना दूध देने लगी है। क्यों ना हम बकरी का दूध बेचना शुरू करें? इससे हमारी अच्छी कमाई हो जाएगी और तुम्हें सेठ की नौकरी भी नहीं करनी पड़ेगी। तुम ठीक कह रही हो शांति। इस बकरी को बचाकर उस दिन शायद मैंने ठीक ही किया। आज हमारे कितने काम आ रही है और हमें इससे कितना प्यार भी हो गया है। ये भी हमें बहुत प्यार करती है। कल से हम इसका दूध बेचकर ही गुजारा करेंगे। मुझे भी अब उस किशोरी लाल की नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। वो बहुत निर्दयी स्वभाव का है। अगले दिन से दीनू बकरी का दूध बेचने लगा। दीनू की बकरी बहुत ही अच्छा दूध देती थी, जो कि गांव वालों को बहुत पसंद आता था। धीरे धीरे दीनू का दूध बेचने का काम अच्छा चलने लगा। जब ये बात किशोरी लाल को पता चली तो वो दीनू के पास अपनी बकरी वापस लेने के लिए चला गया। क्यों बे दीनू, मेरी बकरी का दूध बेचकर तू बहुत पैसे वाला बन गया है। तूने मेरे घर नौकरी भी करनी छोड़ दी है। चुपचाप मेरी बकरी वापस कर, वो बकरी मेरी है। किशोरी लाल जी, आपने तो इसे जंगल में छोड़कर आने के लिए दिया था ना। आप तो कब का इसे भुला चुके थे। वो तो मैं था जो मैं इस बेचारी को अपने घर ले आया। आज ये मेरे कारण जिंदा है। मैंने इसकी देखभाल। बीमार और मरियल समझकर दीनू को इसे जंगल में छुड़ाने के लिए बोला था ना। मैं ठीक कह रहा हूँ ना? है भाई, वो तो दीनू ने ही इसकी देखभाल करके इसे पाल पोस कर बड़ा किया है। अब इस बकरी पर दीनू का हक है। मुझे कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। इस बकरी को तो मैं हथिया कर ही रहूंगा। किशोरी लाल गुस्से में वहाँ से चला जाता है और उसी रात लड़कों को कहकर बकरी को उठवा लेता है। चुपचाप इस बकरी को यहाँ बांध दो, ये यहीं रहेगी। मैं भी देखता हूँ कौन इसे यहाँ से लेकर जाता है। किशोरी लाल बकरी को अपने पास ही रख लेता है। सुनो जी, चलो हम सेठ के घर जाकर अपनी बकरी वापस ले आते हैं। वो कैसे हमारी बकरी को चुरा कर ले गया? उसकी इतनी हिम्मत? शांति, मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। वो हमारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे। मैं जानता हूँ हमारी बकरी हमारे बिना नहीं रह सकती। वो हमारे पास लौटकर जरूर आएगी। किशोरी लाल के नौकर परेशान हो गए। बकरी बिल्कुल भी दूध नहीं दे रही थी और ना ही कुछ खा पी रही थी। धीरे धीरे बकरी फिर से कमजोर होने लगी और बीमार हो गई। अरे, किस बीमार को उठाकर ले आए? इसे तो वापस उसी दिनों के पास छोड़ाओ। ये बीमार और कमजोर बकरी अगर मेरे पास रहेगी तो बाकी के जानवर भी बीमार हो जाएंगे। इसके पास से कितनी बदबू भी आ रही है। एक काम करो, इसे यहाँ से निकाल कर बाहर फेंक दो। हमें इसकी जरूरत नहीं है। किशोरी लाल के आदमी बकरी को घर के बाहर छोड़ देते हैं। बकरी दीनू के घर का रास्ता जानती थी। वो तो बहुत खुश थी कि वो अपने मालिक के पास वापस जा रही है। दीनू और शांति दोनों आंगन में उदास बैठे थे। तभी उन्हें अपनी बकरी की आवाज आती है और वो खुशी से दौड़ कर देखते हैं। उनके सामने उनकी बकरी खड़ी थी। सुनो जी, हमारी बकरी देखो वापस आ गई है। हे भगवान, किशोरी लाल ने इसकी क्या हालत कर दी। कितनी कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें कहा था किशोरी लाल इसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेगा। चिंता मत कर शांति, हमारी बकरी अपने घर आ गई है। अब इसे कोई हमसे नहीं छीन सकता। अब ये हमारे पास ही रहेगी। मैं तो जानता था किशोरी लाल हमारी बकरी को अपने पास नहीं रख सकता। लगता है ये बहुत भूखी है। जाओ, तुम इसका खाना ले आओ। न जाने इसने कब से नहीं खाया। अपने घर वापस आकर बकरी बहुत खुश थी। कुछ ही दिनों में वो फिर से बिल्कुल ठीक हो जाती है। कहीं न कहीं अपनों से बिछड़ जाने के कारण वो फिर से कमजोर हो गई थी, पर अपनों से मिलने के बाद फिर ठीक हो गई। उस दिन से वो बकरी दीनू और शांति के पास ही रहने लगी। अपनी बकरी को पाकर दीनू और शांति बहुत खुश थे। सेठ किशोरी लाल भी समझ गया था कि वो बकरी उसके पास नहीं रह सकती। वो सिर्फ दीनू और शांति के पास ही खुश रहेगी। उर्मिला माधोपुर गांव में रहती थी। उसके पास पारो नाम की एक पालतू गाय थी। पारो उर्मिला के साथ पिछले कई सालों से है। पति के देहांत के बाद इसी गाय के सहारे उर्मिला ने अपने परिवार को चलाया। उसकी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर था। गांव के सभी लोग उर्मिला से ही दूध लेते थे। उर्मिला का बेटा शहर में पढ़ता था। वहीं उसे पूनम नाम की एक लड़की से प्यार हो गया और उसने अपनी माँ को बिना बताए पूनम से मंदिर में शादी कर ली। आज वो गांव वापस आने वाला था। उर्मिला बहन, 2 किलो कर देना दूध। 1.5 किलो मुझे भी देना। क्या बात है उर्मिला बहन, आज तो तुम बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। बात ही खुशी की है सरोज बहन। आज मेरा बेटा गांव वापस आ रहा है। बस जल्दी जल्दी काम निपटा कर उसी के लिए बढ़िया बढ़िया पकवान बनाऊंगी। पता नहीं शहर में उसे क्या खाने को मिलता होगा और क्या नहीं। अच्छा, तो ये बात है। चलो, बहुत बढ़िया हुआ।
कब से बेटे के बिना अकेले रहते रहते तुम उदास हो गई हो। अब वो आ जाएगा तो तुम्हारे साथ काम में भी मदद कर देगा। हाँ वो तो है। अरे आ रही हूँ पारो, तू क्यों आवाज लगा रही है? मैं जानती हूँ तू भी सूरज का नाम सुनकर बहुत खुश हो रही है। रुक, मैं अभी तुझे चारा डालती हूँ, फिर तो सूरज ही तुझे खिलाएगा। उर्मिला की गाय पारो अपनी आवाज में उससे बातें कर रही थी, मानो वो भी सूरज के आने की खुशी मना रही हो। शाम के समय सूरज आ जाता है, पर अपने बेटे के साथ बहू को देखकर उर्मिला को बहुत बुरा लगता है। माँ तुम नाराज मत हो, सब कुछ बहुत जल्दबाजी में हुआ। पूनम के पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो चाहते थे कि हम ये शादी जल्दी से जल्दी कर लें, इसलिए मैं आपको बता ही नहीं पाया, पर अब मैं आपके साथ ही रहूंगा। आप चिंता मत करो। और माँ पूनम बहुत अच्छे स्वभाव की पढ़ी लिखी लड़की है, आप एक दूसरे को आसानी से समझ जाओगे। ठीक है, देखती हूँ वो मुझे कितना समझती है। गांव के रहन सहन और शहर के रहन सहन में बहुत फर्क है बेटा। उर्मिला की तरह पूनम घर के कामकाज नहीं कर पाती थी, उसे तो घर का कोई भी काम करना नहीं आता था। सूरज, तुमने मुझे कहाँ लाकर पटक दिया है? मुझसे ये घर के काम नहीं होते, हमें शहर वापस चलना चाहिए। उस गाय का गोबर साफ करो, उसे चारा डालो, उसे नहलाओ, घर की लीपा पोती करो। ये सब करके तो बदबू के मारे मेरा बुरा हाल हो रहा है। ऊपर से तुम्हारी माँ को माँ जी का नाटक करते हुए लहसुन प्याज ही काटती रह जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो पूनम? यहाँ पर सारा कामकाज बना हुआ है। मैं तो यहाँ पर बढ़िया सी डेयरी खोलने की सोच रहा हूँ। दूध, घी, पनीर, दही और कुछ खास मिठाइयों की बहुत ही बढ़िया डेयरी खुल जाएगी। हमारी अच्छी खासी कमाई हो जाएगी। शहर में घर का किराया, खर्चा पानी कितना ज्यादा है, वहां पर मुझे काम सेट करने में ही सालों गुजर जाएंगे। और जहां पर मेरा अपना खुद का घर का काम है, हम शहर में क्या करेंगे? तुम्हें पता भी है हमारी गाय का दूध पूरे गांव में मशहूर है। सोचो हम कितना कमा लेंगे। और फिर हमारे यहाँ रहने से माँ को भी सहारा रहेगा। वो बेचारी अकेले काम। शहर में काम करने के लिए पैसों की भी जरूरत होगी। यहाँ पर तो अपना मकान, अपना काम है, और फिर हमें तो पैसे कमाने से मतलब है। कुछ सालों में अच्छे पैसे कमा लिए तो बाद में शहर जाकर बस जाएंगे। पर मुझे किसी भी तरह से सासू माँ से अलग होना है, ताकि उस गाय पर मेरा कब्जा हो जाए। पता नहीं, माँ जी तो बहुत चालाक है, कितने पैसे अपने अंदर करके बैठी होंगी। पूनम को पता था कि सूरज गांव में ही काम बढ़ाने वाला है, इसलिए वो अलग होने के रास्ते ढूंढने लगी। सूरज, सुबह से काम कर करके मैं थक गई हूँ। मेरे आने के बाद माँ जी ने घर के सारे काम मेरे ही जिम्मे डाल दिए हैं। गाय को नहलाना, धुलाना, गोबर साफ करना, चारा डालना, सारी देखभाल तो मैं करती हूँ। और दूध बेचने के टाइम पर माँ जी गल्ला लेकर तखत पर खुद बैठ जाती हैं। ऐसे थोड़ी होता है। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मैं इतना काम कर रही हूँ तो फिर मैं अलग ही रहूंगी। मुझे माँ जी के साथ नहीं रहना। और हाँ, उस गाय पर मेरा हक है। मुझे तो बस बंटवारा चाहिए, गाय का बंटवारा। पूनम इतनी जोर जोर से चिल्लाकर ये बात कह रही थी कि उसकी बात उर्मिला के साथ साथ पड़ोसियों ने भी सुन ली और सब वहाँ आ गए। बहू, बंटवारा? वो भी मेरी पारो का? मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। और तुम जानती ही क्या हो पारो के बारे में? उसे मैंने बहुत प्यार से पाला है, उसकी देखभाल की है। तुम मेरी पारो को एक दिन भी रख कर तो दिखाओ, वो तुम्हारे साथ एक दिन भी नहीं रहेगी। हाँ हाँ, इस गाय की देखभाल मैं कर लूंगी, आप उसकी चिंता मत करो। पर एक शर्त है, आप बीच में दखलंदाजी नहीं करोगी। मैं जैसी मर्जी गाय की देखभाल करूं, आप उससे दूर रहोगी। सूरज, अगर आज बंटवारा नहीं हुआ तो मैं तुम्हें छोड़कर शहर चली जाऊंगी। माँ, अगर पूनम चाहती है तो आप उसे गाय दे क्यों नहीं देती? उसे एक बार कोशिश करने तो दो। कहीं ऐसा ना हो आप दोनों के झगड़े में मेरी शादीशुदा जिंदगी खराब हो जाए। सूरज बेटा, एक माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर खराब हो। अगर बहू की यही इच्छा है तो आज से मैं अपनी पारो बहू के हवाले करती हूँ। उर्मिला बहन, इतने सालों से हम देख रहे हैं पारो को तुमने बहुत लाड प्यार से पाला है। कहीं ऐसा न हो बंटवारे के चक्कर में एक निर्दोष जानवर परेशान हो जाए। सब गांव वाले भी क्या समझाते। पूनम तो बंटवारे की जिद पर अड़ गई थी और ऐसा ही हुआ। गाय अब पूरी तरह से पूनम के हवाले थी। सूरज गांव में डेयरी खोलने की व्यवस्था के काम से शहर चला जाता है। पूनम तो आलसी थी, उसने गाय के प्रति लापरवाही दिखाना शुरू कर दिया। वो सुबह उठकर ना तो गाय का गोबर साफ करती थी, न उसे नहलाती धुलाती थी और न ही उसे समय पर चारा देती थी। इसी कारण गाय के आसपास बदबू फैलने लगी और मक्खियां, मच्छर, कीड़े मकोड़े आने लगे। गाय को समय पर चारा नहीं मिलता था, वो कमजोर हो गई। पूनम सारा दिन सोती रहती और खाती पीती रहती। गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया।
एक दिन गाय बेहोश होकर जमीन पर गिर गई। ये देखकर पूनम घबरा गई। सूरज उसी समय शहर से आया और वो भी घबरा गया। उसने उर्मिला को आवाज लगाई। उर्मिला दौड़ती हुई अपनी पारो के पास आई और बिलख बिलख कर रोने लगती है। पारो, पारो उठ, देख देख, मैं तुझे आवाज लगा रही हूँ। पूनम, पारो की देखभाल की जिम्मेदारी तुमने ली थी ना, फिर उसका ये हाल कैसे हो गया? मुझे माफ कर दो सूरज, गलती मेरी ही है। मेरे कारण पारो आज इस हालत में है। मैं सचमुच माँ जी की तरह पारो की देखभाल नहीं कर सकी। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। उर्मिला दौड़कर चारे के पास जाती है और चारे को उठाकर पारो के आगे रखती है। पारो को उर्मिला के स्पर्श का एहसास होता है। वो थोड़ा सा हिलती है। ये देखकर सब खुश हो जाते हैं। उर्मिला अपने हाथों से पारो को चारा खिलाती है। पारो खुशी खुशी ढेर सारा चारा खा लेती है, मानो वो कब से उर्मिला के हाथों से ही चारा खाना चाह रही थी। पूनम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उर्मिला से माफी मांगती है। कुछ दिनों में पारो फिर से ठीक हो जाती है। अब सूरज ने भी गांव में एक बड़ी डेयरी खोल ली थी। धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है और दोनों सास बहू मिलकर पारो की देखभाल करने लगती है। पारो भी अब बहुत खुश थी। तिवारीपुर गांव में दो परिवार रहते थे। मोहन का परिवार बहुत गरीब था, वहीं दूसरी तरफ सोहन का परिवार बहुत अमीर था। दोनों की पत्नियां गर्भवती हो जाती हैं। कश्मीरा, मैं चाहता हूँ कि हमारे घर पर एक बेटी पैदा हो। हम उसका नाम लक्ष्मी रखेंगे। पर मैं चाहती हूँ कि हमारे घर बेटा पैदा हो। हम उसका नाम कुबेर रखेंगे। कश्मीरा, ये तो सब ऊपर वाला ही तय करेगा। ऊपर वाला जो भी देगा हमें दिल से स्वीकार करना होगा। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। वहीं दूसरी तरफ सोहन अपनी पत्नी से बातें कर रहा है। रानी, मुझे पूरा भरोसा है कि ऊपर वाला इस बार हमारे साथ गलत नहीं करेगा। ऊपर वाला अभी तक कर रहा था क्या? कोई भी संतान जीवित क्यों नहीं बचती हमारे यहाँ? इससे पहले 3 बार मुझे माँ बनने का मौका मिला, लेकिन जन्म होते ही वो चल बसे। जब तक हमारे घर संतान पैदा नहीं होती हम कोशिश करते रहेंगे, और तब भी अगर कुछ ना हुआ तो हम बच्चे गोद ले लेंगे ना। तुम परेशान मत हो, पैसों में बड़ी ताकत होती है। डिलीवरी का दिन आता है। गांव के ही छोटे से सरकारी अस्पताल में मोहन और सोहन दोनों की पत्नियों की डिलीवरी दिन एक ही है। सोहन जी, माफ कीजिए, या तो मैं सिर्फ आपकी पत्नी को बचा सकता हूँ या फिर बच्चे को। दोनों का बचना नामुमकिन है। डॉक्टर की बात सुनकर सोहन एक बार फिर से परेशान हो जाता है, क्योंकि ये घटना उसके साथ इससे पहले भी 2-3 बार हो चुकी थी। डॉक्टर साहब, अगर हमने बच्चे को बचाया तो माँ मर जाएगी। माँ को बचाया, रानी की गोद में किसी न किसी तरह जब सुबह उसकी आंख खुले तो एक औलाद होनी ही चाहिए। इतने में कंपाउंडर डॉक्टर के कान में आकर कुछ कहता है। आप जरा मेरे साथ आइए। सोहन डॉक्टर के साथ उसके केबिन में चला जाता है और दोनों अकेले में बातें कर रहे हैं। देखिए सोहन जी, मेरे पास एक जुगाड़ है। लगता है ऊपर वाले ने कुछ इंतजाम करके भेजा है इस बार। जल्दी बताइए डॉक्टर साहब, आखिर क्या करना होगा मुझे? इसी अस्पताल में एक माँ ने 2 जुड़वा बच्चियों को जन्म दिया है। अभी तक उन्हें ये नहीं पता है। अगर आप चाहें तो एक बच्ची मैं आपको दे सकता हूँ चुपके से, किसी को पता नहीं चलेगा। मैं तैयार हूँ डॉक्टर साहब। उस अस्पताल में मोहन और कश्मीरा की 2 जुड़वा बेटी पैदा होती हैं, लेकिन वो डॉक्टर चुपके से एक बेटी को सोहन की पत्नी के वार्ड में सुला देता है। जब रानी की आंख खुलती है तो वो अपने पास एक बच्ची को देखकर खुश हो जाती है। आज मैं बहुत खुश हूँ, ऊपर वाले ने मेरी सुन ली। इतने में वहाँ पर सोहन आ जाता है। आज तो तुम खुश हो ना रानी, हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया है, मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मोहन और उसकी पत्नी कश्मीरा अपने घर में अपनी बेटी के साथ खेल रही हैं। बेटा लक्ष्मी, ये बिल्कुल तुम पर गई है कश्मीरा। हम अपनी बच्ची को बहुत ही नाजों से पालेंगे, इसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे। एक तरफ लक्ष्मी एक गरीब परिवार में बड़ी होने लगती है, तो वहीं दूसरी तरफ लक्ष्मी की ही बहन मीरा एक अमीर परिवार में बड़ी होने लगती है। गांव के सभी लोग एक ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। लक्ष्मी और मीरा भी उसी स्कूल में पढ़ती थीं, लेकिन दोनों इस बात से अनजान थीं कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मीरा, क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? दूर हट मुझसे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बात करने की? अगर मेरे माँ पापा को पता चल गया कि मैंने तुम जैसी भिखारिन से बात की है तो वो लोग मुझे बहुत डांटेंगे। मैं भिखारिन नहीं हूँ, तुम गलत समझ रही हो। मेरे माँ पापा ने सिखाया है, जितने भी गरीब लोग होते हैं सब भिखारी ही होते हैं। लक्ष्मी से उस स्कूल में कोई भी बात नहीं करता था, क्योंकि वो गरीब घर की लड़की थी। मीरा अपनी सहेलियों के साथ अक्सर बिल्लू काका की दुकान पर समोसे खाया करती थी और लक्ष्मी दूर से उन्हें देखा करती थी। मेरा भी समोसे खाने का मन होता है, लेकिन मैं पापा से नहीं कह सकती, वो वैसे ही परेशान रहते हैं।
अरे बिल्लू काका, कभी कभी तो आप बहुत अच्छे समोसे बना देते हो, पर आज तो 1 नंबर के घटिया समोसे बनाए हैं आपने। नहीं खाने मुझे, फेंक दो सब लोग। मीरा और उसकी सहेलियां अपने अपने समोसे डस्टबिन में फेंक देती हैं और बिना पैसे दिए वहां से चले जाते हैं। दुकानदार उन्हें पुकारता रहता है लेकिन वो एक नहीं सुनती। ये लोग तो खाने का इतना अपमान करते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लक्ष्मी दूर से ये सब देख रही थी। चुपके से वो डस्टबिन के पास जाती है और सारे समोसे उठाकर ले आती है और अकेले में खाने लगती है। लेकिन तभी लक्ष्मी की ये हरकत दूर से वो दुकानदार देख लेता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ए भगवान, कितना अंतर है इन दोनों में। लक्ष्मी के माता पिता खेतों में काम करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोहन की बेटी मीरा बहुत घमंडी हो चुकी थी, जबकि दोनों सगी बहनें हैं, पर इस बात से अभी तक अनजान है। एक दिन स्कूल से छुट्टी होने के बाद मीरा अपनी सहेलियों के साथ लक्ष्मी से बातचीत करने की कोशिश करती है। अरे लक्ष्मी, तुम पैदल ही जाती हो क्या? हाँ, मैं तो रोज अकेले ही पैदल चली जाती हूँ, क्योंकि मुझसे कोई बात ही नहीं करता। आज से तुम भी हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ। आज से हम सब दोस्त हैं। तुम सच कह रही हो? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। हम सभी सहेलियां स्कूल के पीछे जंगल में अमरूद तोड़कर खाने जा रही हैं। क्या तुम हमारे साथ चलोगी? हाँ, क्यों नहीं, मुझे अमरूद खाना बहुत पसंद है। लक्ष्मी मीरा की सहेलियों के साथ स्कूल से थोड़ी दूर पर किसी जंगल में चली जाती है। मीरा और उसकी सहेलियां अचानक धीरे धीरे चलने लगती हैं और लक्ष्मी बड़ी ही खुशी के साथ उछलते कूदते आगे आगे जंगल में चलती जाती है। अचानक लक्ष्मी किसी दलदल में फंस जाती है। बचाओ बचाओ, मीरा मीरा, मैं डूब रही हूँ। मीरा और उसकी सहेलियां जोर जोर से हंसने लगती हैं। बड़ा मजा आया। मीरा अपनी सहेलियों के साथ उस जंगल से चली जाती है। उसकी अनजान बहन लक्ष्मी उस दलदल में डूबने लगती है। वहां पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं है। तभी अचानक पेड़ से एक पीले रंग का सोने का सूट लक्ष्मी के ऊपर ही गिर जाता है। उसे पकड़कर लक्ष्मी दलदल से बाहर आ जाती है। तभी अचानक वो पीले रंग का खूबसूरत सूट बोलने लगता है। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। ये सूट तो बोल रहा है। हाँ लक्ष्मी, मैं ही बोल रहा हूँ। मैं सोने का सूट हूँ। इस सूट में एक पॉकेट है। इससे जितना भी धन निकालती जाओगी कभी कम नहीं पड़ेगा, और जब तक ये सूट तुम्हारे घर में रहेगा तब तक पूरा परिवार संपन्न रहेगा। वो सोने का सूट लेकर सीधा अपने घर चली जाती है और अपने माता पिता को सारी बात बताती है। उसके बाद वो लोग बहुत धनवान हो जाते हैं, अच्छे घर में रहने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि लक्ष्मी अपने माता पिता के साथ कार में बैठकर कहीं जा रही थी। तभी मीरा की नजर उस पर पड़ जाती है। ये तो लक्ष्मी है। लक्ष्मी, लक्ष्मी। मीरा जोर जोर से लक्ष्मी को पुकारती है। उसकी आवाज सुनकर लक्ष्मी के पिता अपनी कार रोक देते हैं। मीरा उसके पास आ जाती है। लक्ष्मी, तुम तो पूरी तरह से बदल गई। तुम इतने दिन से स्कूल क्यों नहीं आ रही थी? उस जंगल वाली घटना के बाद मुझे बहुत पछतावा हुआ। मैं दोबारा वापस आई थी लेकिन तुम मिली ही नहीं। मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे पापा ने दूसरे स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया था, इसलिए मैं अब उस स्कूल में नहीं आती हूँ। और तुम मुझसे माफी मत मांगो। बच्चे तो ऐसी हरकतें किया ही करते हैं, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? किस बात की माफी मांग रही हो बेटा? अरे कुछ नहीं पापा, हम लोग खेल रहे थे। मीरा ने उस खेल में बेईमानी कर ली थी, उसी की माफी मांग रही है और कुछ नहीं। इतने में वहां पर मीरा के पिताजी भी आ जाते हैं। उनकी हालत अब पहले से बहुत खराब हो चुकी थी। उनका सारा धंधा चौपट हो चुका था, इस वजह से अब वो लोग गरीब हो चुके हैं। मीरा, यहाँ क्या कर रही हो? पापा, ये मेरी सहेली है लक्ष्मी और ये उनके माता पिता। क्या मैं आप लोगों से कुछ बात कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं भाई साहब। मुझे पैसों का बहुत घमंड हो गया था, इसीलिए मेरा सारा बिजनेस चौपट हो चुका है। मैं सब कुछ पैसे को ही मानता था। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, वरना मेरे अंदर वो एक बोझ सा हमेशा बनकर रहेगा। आखिर ऐसी क्या बात है जो आप मुझे बता? हाँ भाई साहब। लक्ष्मी मेरी बहन है। मैं बहुत खुश हूँ पापा। मैंने अपनी बहन के साथ कितना गलत किया। तो इस तरह से दोनों बहनों को पता चल जाता है कि वो दोनों सगी बहनें हैं। मोहन सोहन की बिजनेस में उसकी मदद करता है और दोनों परिवार एक साथ मिलकर रहने लगते हैं। सोनपुर गांव में
पूनम की ननद संध्या के घर के ठीक सामने रहने वाले लड़के से उसकी शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है। तभी उसकी भाभी पूनम अपनी ननद के कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है, कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरह फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। कुछ महीने पहले। हमारी बिटिया रानी को तो आप जानते ही हैं, पंडित जी ने बताया ही होगा। पंडित जी ने बताया ही था, पर अगर वो ना भी बताते तो हमें आपकी बेटी के बारे में सब पता चल चुका है। ऐसा क्या पता चल गया आपको हमारी बेटी के बारे में घनश्याम जी? इससे पहले कि घनश्याम उसकी बात का जवाब दे पाते, उससे पहले घनश्याम की पत्नी राधिका बीच में बोल पड़ती है। इतना हैरान होने की बात नहीं है, जो हमें पता चला है वो शायद आपको भी नहीं पता। राधिका की बात सुनकर पूनम के सास ससुर यानी संध्या के माँ बाप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं। अरे आप लोग घबराइए मत, इसकी तो मजाक करने की आदत है। बात दरअसल ये है कि जब हम आपके घर आ रहे थे तो हम रास्ता भटक गए। हमने गांव वालों से जब आपके घर का रास्ता पूछा तो उन्होंने हमें बहुत इज्जत दी, पानी पिलाया, फिर घर के बाहर तक छोड़ गए। हाँ, गांव वालों ने बताया कि आपका परिवार पूरे गांव में सबसे अच्छा है, बहुत संस्कारी हैं आप लोग। ये बात सुनकर संध्या के माता पिता चैन की सांस लेते हैं। अरे बहन जी, हमारा पूरा गांव ऐसा ही है, सब एक दूसरे को अपना ही परिवार जैसा मानते हैं। यह बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरे संध्या बिटिया, अरे ओ संध्या बिटिया। संध्या अपने कमरे में कानों में हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। तभी उसके कमरे में उसकी भाभी पूनम आ जाती है। अरे ओ ननद जी, सासू माँ कब से आवाजें लगा रही हैं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? तो आप मेरे पास काहे आ गई भाभी? कोई काम होगा, आप ही सुन लो ना क्या कह रही है माँ, काम चोर हैं आप। माँ जी, संध्या सो रही है, मैं आ जाऊं क्या? इतना सुनते ही संध्या की माँ भी उसके कमरे में आ जाती है। नहीं बहू, मैंने संध्या को आवाज दी है तो संध्या से ही काम होगा ना। माँ, आप अपनी बेटी के सामने अपनी बहू की तरफदारी कर रही हो। चुपचाप किचन में जाकर 5 लोगों के लिए चाय बना कर ला, बाहर कुछ मेहमान आए हैं। माँ, भाभी से बोल दो ना चाय बनाने को, भाभी बहुत अच्छी चाय बनाती है, और वैसे भी मैं अभी बिजी हूँ। इतना कहकर संध्या फिर से हेडफोन अपने कानों में लगाकर गाने सुनने लगती है, लेकिन उसकी माँ उसके कानों से हेडफोन खींच लेती है। उन लोगों को तेरे ही हाथ की चाय पीनी है। माँ, आप तो जानती हो मैं बहुत बुरी चाय बनाती हूँ, भाभी से बोल दो चाय बना दे। तू नहीं सुधरेगी बहू, तू ही चाय बना दे, तब तक मैं बाहर संभालती हूँ। ठीक है माँ जी। संध्या तू चाय लेकर बाहर तो जा सकती है ना? हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ठीक है माँ जी, बस मैं 2 मिनट में चाय बनाती हूँ, आप चलो, मैं चाय के साथ संध्या को बाहर भेजती हूँ। देखा, बहू के रूप में मुझे एक बहुत अच्छी बहू मिली है। इतना कहकर पूनम की सास बाहर चली जाती है। अब कम से कम किचन में मेरी मदद तो कर ही सकती है। हाँ, क्यों नहीं भाभी, चलिए। पूनम चाय बना रही है और उसकी ननद संध्या सिर्फ देख रही है। चीनी का डिब्बा कहाँ गया? संध्या देखना चाय उबलने ना पाए, मैं चीनी लेकर आती हूँ। ठीक है भाभी। पूनम चीनी का डिब्बा ढूंढने लगती है। इतने में संध्या के दिमाग में खुराफात घूमने लगती है। भाभी को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है ना, आज मौका अच्छा है। इससे पहले कि पूनम कुछ देख पाती, संध्या जल्दी से उस चाय में ढेर सारा नमक और लाल मिर्च पाउडर डाल देती है और गाय की तरह सीधी बनकर खड़ी हो जाती है। ये डाल दी चीनी। थोड़ी देर में चाय बनकर तैयार हो जाती है और संध्या चाय लेकर बाहर चली जाती है, बिल्कुल गाय बनकर। ये है मेरी बेटी संध्या। नमस्ते। खुश रहो बेटा। संध्या चाय देकर वहां से चली जाती है। सभी लोग जैसे ही चाय पीते हैं वैसे ही सब लोगों की चाय गले से उतरने से पहले बाहर आ जाती है। अरे बाप रे, ये चाय है या जहर? आपकी बेटी चाय ऐसी बनाती है तो खाना कैसा बनाती होगी? हाँ बहन जी, हम इतने अमीर तो है नहीं कि खाना बनाने के लिए हम नौकर रख सके। माफ कीजिए, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है, चलिए यहाँ से। 1 मिनट, हमारी बात तो सुनिए। देखिए, अब हमें कुछ नहीं सुनना। वो लोग संध्या का रिश्ता ठुकरा कर वहां से चले जाते हैं। तुमने अपनी लाडली को चाय तक बनाना नहीं सिखाया, गांव वाले क्या सोचेंगे? वो लोग हमारा रिश्ता ठुकरा कर चले गए, कितनी शर्म की बात है। इसमें संध्या की कोई गलती नहीं है। पूनम, यहाँ आओ। माँ जी, तुम अपनी ननद से इतना जलती हो कि चाय में इतना सारा नमक और लाल मिर्च डाल दी ताकि संध्या की सबके सामने बेइज्जती हो जाए। ये तुम क्या कह रही हो? चाय तो संध्या ने बनाई है ना? नहीं बाबूजी, चाय मैंने ही बनाई है।
क्या? इतने में पूनम का पति संजय वहां पर आ जाता है। क्या हुआ माँ, सब लोग एक साथ? बेटा, मैं पूनम को अपनी बेटी मानती थी, पर इसकी वजह से आज तेरी बहन का रिश्ता टूट गया। पूनम की वजह से? लेकिन कैसे? संजय की माँ सब कुछ उसे बताती है। माँ जी, भला मैं ऐसा क्यों करूंगी? तो क्या कोई भूत आकर चाय में नमक और मिर्च डालकर चला गया क्या? संध्या को अब बर्दाश्त नहीं होता। बस करो आप लोग, भाभी की कोई गलती नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वो लोग मुझे देखने आए थे। सब लोग हमेशा भाभी की तारीफ किया करते हैं, इसलिए मैंने ही उनसे बदला लेने के लिए चाय में लाल मिर्च और ढेर सारा नमक डाल दिया, ताकि भाभी की बदनामी हो जाए। सब लोग उस पर गुस्सा करने लगते हैं। रहने दीजिए माँ जी, संध्या भी बच्ची है, रिश्ते तो भी बहुत आएंगे। संध्या, अब तुम बड़ी हो गई हो, अपनी भाभी से चाय और खाना बनाना सीख। कुछ दिनों के बाद उसी गांव के एक लड़के से संध्या की शादी हो जाती है। ससुराल पड़ोस में ही होता है उसका। विदाई के वक्त संध्या फूट फूट कर रोती है, तभी पूनम उसके कान में कहती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत कर संध्या, दीवार के उस पार तो तेरा मायका है, कभी फुदक कर ससुराल में तो कभी फुदक कर मायके में, इसमें रोने वाली क्या बात है? अगर मैं नहीं रोई तो उस चाय वाले कांड की तरफ फिर से ससुराल वाले रिश्ता तोड़ देंगे। गांव वाले कहेंगे कि देखो कितनी बेशरम लड़की है, विदाई वाले दिन भी नहीं रो रही है, फिर से कहीं शादी टूट गई तो। हो, मेरी ननद बिल्कुल पागल है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। एक रात संध्या का पति विवेक परिवार के साथ खाना खा रहा था। संध्या, तुम अच्छा खाना बनाना आखिर कब सीखोगी? अरे कम से कम अपनी भाभी से तो कुछ सीखो। संध्या अपने सास ससुर की तरफ देखती है। वो लोग सीधे साधे थे। उन्होंने खुद संध्या को पसंद किया था, इसलिए बेचारे कुछ बोल भी नहीं सकते थे। जी पति परमेश्वर, मैं एक दिन खाना बनाना जरूर सीख लूंगी। खाना खाने के बाद विवेक अपने कमरे में आता है और देखता है कि संध्या अपना बैग पैक कर रही है। अरे संध्या, कहाँ जाने की तैयारी है? मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अच्छा, मुझे मायके जाने से रोकने की बजाय तुम पूछ रहे हो कि बैग पैक करने की क्या जरूरत है? अरे मेरा वो मतलब नहीं था संध्या। मैं बेवकूफ नहीं हूँ, ठीक है? अब मैं बिना पैक किए ही मायके चली जाती हूँ। अरे ठीक है, चली जाना, लेकिन अभी तो सो जाओ। ना 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 ना, मैं सुबह नहीं, अभी मायके जा रही हूँ। संध्या उसी हालत में बाहर आ जाती है। दीवार के उस पार संध्या का मायका था, इसलिए वो दीवार फांदकर अपने मायके जाने लगती है। अरे पागल, रुको, इतनी रात में अपने घर वालों को परेशान मत करो, नीचे उतरो। मैं नहीं उतरूंगी। संध्या दीवार पर चढ़ी हुई है। आवाजें सुनकर मायके और ससुराल वाले बाहर आ जाते हैं। अरे संध्या, इतनी रात में दीवार पर क्यों चढ़ी हो? अच्छा, अब मैं पराई हो गई, अब मैं अपने घर भी नहीं आ सकती। अरे क्यों नहीं संध्या, लेकिन तुम दरवाजे से भी तो आ सकती हो, दीवार फांदने की क्या जरूरत है? ठीक है, मैं दरवाजे से आती हूँ भैया। संध्या उस रात अपने मायके आ जाती है। सुबह होते ही वो अपने आंगन में आती है और जोर जोर से अपने पति को आवाजें लगाती है। अरे अब क्या हो गया? मैं नहाने जा रही हूँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और नहाने के बाद मैं बिना कपड़ों के घूमूं, यही चाहते हो तुम? हाँ, मैं समझ गया। 1 मिनट रुको, मैं 2 मिनट में तुम्हारा बैग लेकर आता हूँ। संध्या का पति विवेक कुछ बड़बड़ाते हुए घर के अंदर जाने लगता है। मैं इस दुनिया का पहला ऐसा पति हूँ जो अपनी पत्नी के मायके जाने के बाद भी खुश नहीं है। क्या बड़बड़ा? और विवेक की भी माँ आ जाती हैं, जिन्हें देखकर संध्या कुछ नहीं बोलती और अपना बैग उठाकर चुपचाप वहां से चली जाती है।